नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश संसद के द्वारा जो विभिन्न अधिनियम करे गए थे अलग अलग समय में, उनके बारे में, है ना। इससे पहले वाला जो अपना लेक्चर हुआ करता था, उस लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग रखी थी, वो 11 सूत्री मांग नहीं माने जाने के बाद में गांधी जी ने कहा था, भाई अब हम करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 12 मार्च को वो साबरमती आश्रम से निकल जाते हैं दांडी के लिए, और 5 अप्रैल को वो पहुंच जाते हैं दांडी। और 6 अप्रैल की सुबह नहा धोकर पूजा वूजा पाठ करके वहां पर नमक उठाकर मुट्ठी भर और वो तोड़ देते हैं नमक कानून। ठीक है। और उसके बाद में गांधी जी को मई में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद में जो है हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है, इसलिए वो बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में अंग्रेजों को समझ में आता है कि भाई कांग्रेस के बिना हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए फिर वो जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो है वायसराय को कहा जाता है, विलिंगडन उस टाइम पे हुआ करते थे, कि साहब आप जाओ और गांधी जी को बनाओ, उनके बिना यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। फिर जो है, माफ कीजिए, अभी विलिंगडन नहीं, इरविन ही रहते हैं। तो फिर गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है। कुछ मांगे गांधी जी मानते हैं, कुछ मांगे वो मानते हैं। वो अलग अलग मांगे होती है, भाई राजनीतिक जो बंदी है उनको छोड़ देंगे जिन पे हत्या का आरोप नहीं है। फिर इधर से आप भाई नमक जो है वो आप बना सकते हो, धरना दे सकते हो। गांधी जी ने भी कहा भाई अब ये आंदोलन हम वापस ले लेंगे, है ना। परंतु बाद में गांधी जी को लग रहा था कि ये सीरियस होंगे, परंतु इरविन साहब सीरियस नहीं होते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर गिरफ्तारियां होती है, खूब दमन किया जाता है। ठीक है। इसी के दौरान हमने देखा था कि किस प्रकार से मास्टर सूर्य सेन जो होते हैं, उन्होंने चिटगांव पर ढाका, माफ कीजिएगा, चिटगांव में जो सरकारी शस्त्रागार हुआ था उस पर उन्होंने हमला कर दिया था और उसे लूट लिया था, और एक स्वतंत्र सरकार भी उन्होंने बनाई थी, जिसके राष्ट्रपति खुद मास्टर सूर्य सेन ही हुआ करते थे, है ना। उसके बाद में वहां हमने देखा था कि प्रीतिलता वाडेदार के बारे में हमने देखा था कि उन्होंने उस पहाड़तली क्लब पर हमला किया था जहां पर लिखा था कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं है। और बाद में जब पकड़ा जाना था तो उन्होंने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी थी, है ना। प्रीतिलता वाडेदार, एक और महिला थी कुछ दत्ता करके नाम, अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, है ना। आपको नाम याद आ जाएगा। तो वो दत्ता भी एक महिला थी, वो भी उनके साथ में ये चिटगांव शस्त्रागार की लूट में शामिल हुआ करते थे। उसके बाद में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं कांग्रेस की ओर से। और वहां पर जो है गांधी जी को उनकी बातें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक, आप कहो कि एक बात रखी जाती है कि जो हिंदू, मुसलमान, सिख और जो भारतीय ईसाई हैं, इन लोगों को तो पृथक निर्वाचक मंडल दिया ही जाता है। साथ ही साथ जो भारत के दलित वर्ग थे उनको भी दिया जाता है, क्योंकि अंबेडकर साहब इसकी मांग कर रहे होते हैं, है ना। तो इससे रुष्ट होकर गांधी जी जो है वो वापस आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, मगर मैंने भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है 1932 में। और फिर इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में यहीं पर सांप्रदायिक, आप कहो कि वो आप जिसे कहें कि जो घोषणा कर दी जाती है एक, है ना, कि उसमें पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा। और ये बात जब पता लगती है गांधी जी को, तो गांधी जी होते हैं यरवदा जेल में। और गांधी जी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन कर देते हैं कि भाई अब तो मैं आमरण अनशन करूंगा अगर ये वाली बात वापस नहीं ली गई तो। वहीं पर दलितों के एक बहुत बड़े नेता होते हैं एमसी राजा साहब। एमसी राजा साहब भी जो है वहां पर गांधी जी के साथ होते हैं, और वो भी कहते हैं कि नहीं भाई, पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। हालांकि आरक्षण की वो बात मानते हैं। उसके बाद में जो है पूना में जो है समझौता हो जाता है, अंबेडकर साहब को बुलाया जाता है, और उसमें जो है इनको पृथक निर्वाचक मंडल को हटाकर इनको एक्स्ट्रा सीट जो है वो आरक्षित कर दी जाती है। और आज भी हमारे संविधान में जो है आरक्षण दिया गया है SC ST को। ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था वहां पर, और उस श्वेत पत्र के बाद में वहां की संसद में एक संयुक्त जो है समिति, आप कहो कि प्रवर समिति, वहां की संसद में गठित कर दी जाती है। और वो प्रवर समिति जो है बाद में रिपोर्ट देती है, और उस प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो बनकर तैयार होता है। यहां तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, है ना। ये 2 मिनट में हमने जो है पिछले लेक्चर का पूरा समरी आपको मैंने दे दी है। अब जो है बार बार एक्ट्स की बात आई जा रही है,
तो आपके दिमाग में भी आएगा, आ रहा होगा कि सर पता नहीं एक्ट कब पढ़ाएंगे, एक्ट कब पढ़ाएंगे। तो मैं एक्ट आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा था कि एक बार एक्ट पढ़ने से पहले आपके पास जो है ना कहानी आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा एक्ट लाया गया था, है ना। तो आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी कयामत की ले आया हूँ आपके लिए सारे एक्ट्स। ये एक्ट्स हम 1935 तक के अधिनियम तक के देखेंगे। इसके बाद के एक्ट जो है वो हम देखेंगे कब, जब हम इसके आगे की कहानी और पढ़ लेंगे, क्योंकि कहानी क्लियर होनी चाहिए तभी एक्ट समझ में आएंगे। ऐसा रटने से एक्ट याद कभी नहीं होते हैं और क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और कहाँ चूक करते हैं, क्योंकि मैं वहां चूक कर चुका हूँ, है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर आप चूक मत करना। तो अब शुरू से शुरू कर लेते हैं, है ना। अब हम वापस चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप जाइए, रिवाइंड करिए अपनी मेमोरी को, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो जाता है ना। इसको चार्टर दे दिया जाता है वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कि आप जाओ और पूर्व में जाकर खूब व्यापार करो, हमारा जो है आपको आशीर्वाद है। आपको कभी लड़ाई दंगे की आवश्यकता हो और सैनिक वैनिक चाहिए तो बोल देना, हमारे पास बहुत सैनिक है, बस आप तो हमें पैसे दे देना। इस प्रकार से व्यापारिक कार्य करने के लिए कंपनी आ जाती है भारत में, और खूब सालों तक वो यहाँ पर व्यापारिक कार्य करती रहती है। और उस वक्त जो है यूरोप में चल रही होती है वणिकवादी विचारधारा। देखिए इस प्रकार के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वणिकवादी विचारधारा क्या थी। वणिकवादी विचारधारा में क्या होता था कि एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। तो वणिकवादी विचारधारा वाले लोग कहते थे कि देखिए हमें अपने देश से जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो वापस देश में क्या आएगा, बुलियन। ये बुलियन क्या होता है, बुलियन होता है बहुमूल्य धातु। क्या होती है, बहुमूल्य धातु। तो जब हम अपना एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के देशों में तो हमें बहुमूल्य धातुएं मिलेंगी, और अगर हमने इंपोर्ट किया तो हमारी बहुमूल्य धातुएं जाएंगी बाहर, और बाहर अगर बहुमूल्य धातुएं जाती है तो देश होगा हमारा गरीब, और गरीब होगा क्योंकि सोना जो है वही देश की संपत्ति है। ये ऐसा मानते थे वणिकवादी विचारधारा वाले। इसीलिए तो बाद में इन्होंने उपनिवेश बनाना स्थापित किए कि भाई हमारा देश से बाहर जा रहे, क्योंकि हमारे देश से मसाले खरीदते खरीदते, रेशम खरीदते खरीदते, शोरा खरीदते खरीदते उनकी बुलियन तो भारत में आ रही थी। तो उनको लग रहा था कि भाई नहीं, ये तो हमारा देश तो गरीब होते जा रहा है, तो उनको लगा कि भाई क्यों नहीं इस पर कब्जा कर ले, तो ये भी हमारा और ये भी हमारा, इसको बाद में आराम से खूब लूटेंगे, है ना। इस प्रकार से फिर ये उधर अमेरिका, इधर अफ्रीका, इधर एशिया में आकर उपनिवेश बनाना शुरू करते हैं यूरोप के सारे देश, है ना। ये वणिकवादी विचारधारा हो गई। खूब आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है वो नजदीक आ रहे हैं, अपने पास सब कुछ है बस टाइम नहीं है। ऐसा करते करते 1765 आ जाता है, और इतिहास में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि 1764 ईस्वी में एक घटना हुई होती है। क्या होती है वो, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हो जाता है, और इस बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद में इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। और दीवानी में दीवानी वाला दीवानी नहीं है, ये दीवानी मतलब राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार जो है वो है दीवानी। ये दीवानी मतलब पागल दीवाना वाला दीवानी नहीं है ना। ये हमने ऑलरेडी देख लिया। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। ये सारे युद्ध के बारे में हमने जानकारी हासिल ऑलरेडी कर रखी है। ये कुछ वाटरशेड इवेंट्स हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये वक्त तब काम में आएगी आपको, चाहे मेंस में आपको एग्जाम्पल्स देने का काम हो या प्रीलिम्स में आपको जब क्रोनोलॉजी लगाने वाला क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर ये वाटरशेड इवेंट्स आपको काम में आएंगी। अब यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल जाता है इनको, और द्वैत शासन की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। ठीक है साहब, अब यहाँ पर अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया, और इसके तहत भारत में उसके जितनी भी क्षेत्रीय शक्ति थी वो बनने की शुरुआत हो जाती है। अब 1765 के बाद में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और ये क्षेत्रीय शक्ति जो है बढ़ते 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 1858 तक ऑलमोस्ट पूरे भारत पर छा जाती है। अगर प्रिंसली स्टेट्स जो हैं यानी राज्य रजवाड़ों वाला क्षेत्र को छोड़ दें, उन पर इनडायरेक्टली उनका शासन हुआ करता था, तो लगभग पूरा भारत जो है इनके डायरेक्ट शासन में आ जाता है। और 1857 फिर आपको पता ही है क्या होता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है यह 1857 की महान क्रांति होती है। और ये महान क्रांति के होने के बाद में मैंने आपको तब भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सत्ता ले ली जाती है कि भाई आपके बस की बात नहीं है बेटा, रहने दो, आपसे नहीं होगा। और यहां से अब अधिकार ले लिए जाते हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन मतलब ताज के द्वारा। अब ताज मतलब कोई
कोई निर्जीव ताज नहीं, ताज का मतलब वहां की रानी के अंडर में आ जाता है पूरा भारत डायरेक्टली, है ना। और फिर 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत का शासन अनवरत रूप से जारी रहता है ब्रिटिश ताज के अंडर में, है ना। और उसके बाद में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कैबिनेट मिशन प्लान। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर 1946 में गठित की जाती है एक संविधान सभा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे ये बहुत बढ़िया से आराम से, है ना। तो ये संविधान सभा तब गठित की जाती है और इसके आधार पर फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान हमारा अस्तित्व में आ जाता है। हालांकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब 26 नवंबर को बना हुआ 1949 को बना हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, ये इस बात का जवाब आपको पूछना है अपनी अंतरात्मा से। अगर आपके अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब आप अंतरात्मा की गलती नहीं है, आपने मेरे लेक्चर्स ध्यान से नहीं सुने, क्योंकि मैंने बहुत जोर देकर चिल्ला चिल्ला कर ये वाली बात आपको कही थी अभी 2-4 लेक्चर्स पहले ही, ठीक है ना। 2-4 भी नहीं, 2-1 लेक्चर पहले ही, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया कि भाई ब्रिटिश संविधान अस्तित्व में आ जाता है और यहां पर ब्रिटिश शासन से बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं वो ग्रहण करता है। और आज हम जब देखेंगे 1935 का अधिनियम, तो बेस तो भारतीय संविधान का 1935 का अधिनियम ही होता है ना। आपको एक आत्मा जो है यही इसका होता है। तो अब जो है हम भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा जितने भी अधिनियम पारित किए गए 1965 के बाद में से लेकर 1947 तक, उनको 2 शीर्षकों के अंदर हम पढ़ सकते हैं। कौन से? एक तो कंपनी का शासन कब तक रहा भाई, तो 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक। भाई क्रांति के बाद में तो ले ही लिया गया था, ठीक है साहब। तो 1858 के बाद में 1947 ईस्वी तक सम्राट का शासन भारत में रहता है। अब कंपनी के शासन में सबसे पहला एक्ट आ जाता है 1773 का एक्ट। देखिए 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो जाती है। और भाई अंग्रेजों को तो वहां पर लग रहा था कि कंपनी तो खूब पैसा कमानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे वो वहां से आते थे गरीब, और अंग्रेज जब यहाँ से जाते थे वापस ब्रिटेन तो बड़े अमीर होके जाते थे। और जब यहाँ के गरीब आदमी, देखिए ना, कभी भी गरीब आदमी का पैसा आएगा वो दिखावा बहुत करेगा, है ना, क्योंकि उसको भी वही सम्मान प्राप्त करना होता है जो ऊंचे ऊंचे लोगों को, जो वहाँ के लॉर्ड्स थे उनको प्राप्त। तो वो वहां पर जाके दिखावा करते थे लॉर्ड्स के जैसे। तो उनको लगता था भाई इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, इसका मतलब भारत से बहुत पैसा कंपनी को मिल रहा है। परंतु कंपनी का जो है वहां पर शौक तो वहां के लोगों को तब लगा कि जब कंपनी ने वहां के सम्राट से लोन की मांग करी कि महाराज हमें लोन दो, हम तो घाटे में चल रहे हैं। लोग शौक रह गए, यार ये क्या हो रहा है। तो वहां के संसद में आवाज उठी कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। भाई यहाँ के जो व्यक्तिगत लोग हैं, कंपनी में काम करने वाले हैं, कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर हैं, वो तो अमीर होके आ रहे हैं, इतने अमीर होके आ रहे हैं, और कंपनी घाटे में जा रही है। कुछ तो दाल में काला है। लोगों ने कहा भाई दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अगर ऐसा भ्रष्टाचार फैलता रहा तो ये रोग तो कल को यूरोप में फैल जाएगा, अपने ही देश में फैल जाएगा। और ब्रिटेन में देखिए उस टाइम पे नैतिकता जो है, तथाकथित नैतिकता आपको, है ना, भ्रष्टाचार वगैरह जो है ब्रिटेन के समाज में नहीं हुआ करते थे। ये एक अच्छी उनके समाज में चीजें थी। हालांकि बहुत सारी अनैतिक चीजें भी होती है, पर ये भ्रष्टाचार नहीं होना ये अच्छी चीजें हैं। तभी तो आप देखते हो भारत में भी अंग्रेजों के बनाए हुए पुल अब तक चल रहे हैं, और भारत में अपने ही इंजीनियरों के द्वारा बनाए हुए पुल 2 साल में ही ढह जा रहे हैं। 2 साल तो छोड़ो, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ढह जा रहे हैं, है ना। तो ये भ्रष्टाचार जो है उनमें नहीं हुआ करता था। तो ब्रिटेन में की संसद में आवाज उठी कि ये रोग जो है भ्रष्टाचार का ब्रिटेन में फैले, उससे पहले कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो भैया रेगुलेट करने के लिए लाएंगे क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा। अब इस अधिनियम का महत्व क्या क्या हुआ करता था। पहला, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे उनको नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम हुआ करता था। इससे पहले तक ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली जो है, जब वहां के संसद डायरेक्टली कंपनी के कामकाज में डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। हाँ भाई सैनिक वैनिक चाहिए तो कंपनी भेज देती थी, बस उनका हमें पैसा आप दे देना, माफ करना, सरकार कंपनी को सैनिक वगैरह प्रोवाइड करा देती थी, बस कंपनी को पैसे देने होते थे। परंतु ये पहला जो है ऐसा कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का। क्यों नियंत्रित करना था तो वो कहानी मैंने बता दी, है ना। ये जब कहानी क्लियर होगी ना तभी आपको ये याद रहेगा। उसके बाद में इसके द्वारा पहली बार
जो भी कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हुआ करते थे उनको मान्यता मिली। भाई जब एक्ट ही पहली बार आया तो मान्यता भी पहली बार देंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट यूपीएससी बना के पूछ लेगी क्वेश्चन में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या सही है? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ये पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का द्वारा उठाया गया ताकि कंपनी को नियमित किया जा सके। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, है ना। पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय शासन की नींव रख दी, क्योंकि केंद्र कहाँ था? शक्ति का केंद्र ब्रिटेन में, तो केंद्रीय शासन की नींव रख दी ना, क्योंकि पहला ही है पत्थर नींव का यही है यहाँ। ठीक, अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और यहां पर कौन हुआ करता था? रॉबर्ट क्लाइव। इससे पहले बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था? रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, है ना। ये 1773 के आसपास तक ये हुआ करता था, है ना। पर 1773 से लेके 1784 ईस्वी तक जो है रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस टाइम पे जब ये एक्ट आता है तो भारत के गवर्नर कौन होते हैं? बंगाल के गवर्नर कौन होते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। परंतु इस एक्ट के द्वारा अब गवर्नर का दर्जा बढ़ाकर क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। मतलब ओहदा बढ़ गया, समझ रहे ना आप। जहां जनरल लग जाता है वहां महा शब्द आता है ना। तो जनरल शब्द आता है जहां वहां महा शब्द आता है ना। तो जैसे मैनेजर होता है, एक जनरल मैनेजर होता है। तो यहां पर गवर्नर जनरल, गवर्नर का नाम बदलकर अब गवर्नर जनरल रख दिया गया उस पद का नाम। और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद भी निर्धारित कर दी गई, यानी कि 4 सदस्य वाली एक परिषद भी निर्धारित कर दी गई ताकि वो उसकी सहायता कर सके गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का, है ना। अभी तक देखिए 1765 में तो बंगाल, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी मिली है। अभी तक इसका प्रशासन जो है पूरे देश में नहीं फैला है, इसलिए अभी गवर्नर जनरल भारत का नहीं कहलाएगा। ये कहाँ का कहलाएगा? बंगाल का सिर्फ, है ना। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम भी याद रखना, ये भी यूपीएससी पूछ सकती है ना। अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, तो जब गवर्नर जनरल बन गया तो बाकी के जो गवर्नर हुआ करते थे उनसे तो इसका ओहदा बड़ा हो गया ना। तो देखिए उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसियां भारत में हुआ करती थी। कौन सी कौन सी? एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक आपको कि बंगाल। 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। अब बंगाल और इस अधिनियम से पहले सबके गवर्नर हुआ करते थे। यहाँ का गवर्नर है, यहाँ का गवर्नर है, परंतु यहाँ का क्या हो गया? गवर्नर जनरल। अब मतलब इसका ओहदा ज्यादा हो गया, तो अब इसको अधिकार दे दिया गया इन दोनों गवर्नर के ऊपर, है ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल के ऊपर। और इस अधिनियम से पहले ये तीनों अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, एक दूसरे से असंबद्ध। बात समझ में आई? पहला क्या हो गया? गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और तीनों प्रेसिडेंसियों में, 3 प्रेसिडेंसी आपको याद रखनी है, रखने की जरूरत ही नहीं है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो कलकत्ता वाला जो था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, उसका तो गवर्नर जनरल बन गया, तो उसको बाकी के 2 जो गवर्नर थे उनके ऊपर अधिकार दे दिया गया। वो उसके अंडर में अब आ गए, वो उनका बॉस बन गया। ठीक है साहब। अब इसी अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय बना दिया जाता है, यानी हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होते हैं और इसके नीचे होते हैं 3 जस्टिस। ठीक है, तो एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस होते हैं कलकत्ता उच्चतम न्यायालय में। याद रखना हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है ना। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो भी कर्मचारी निजी व्यापार करते थे और भारतीय लोगों से जो उपहार और रिश्वत लेते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? मैंने कहानी बताई, क्योंकि ये कर्मचारी जो है निजी व्यापार कर करके कहाँ जा रहे थे? ब्रिटेन में। और वहां पर जा जाके ये भ्रष्टाचार करके वहां पर जा रहे थे, तो वहां पर तो भ्रष्टाचार का रोग फैल जाता, अनैतिक चीज फैल जाती। तो इसको रोकने के लिए कहा गया भाई कर्मचारी सिर्फ सैलरी लेंगे, सैलरी भी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है ना। क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि भाई सैलरी कम होगी इसलिए ये भ्रष्टाचार करते होंगे, उपहार लेते होंगे। तो उन्होंने कहा भाई सैलरी आपकी बढ़ा दी, मगर अब आप कोई उपहार और कोई रिश्वत नहीं लोगे। ये एक इसके द्वारा कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है
इसके माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण हो गया एक सशक्त, यानी अब नियंत्रण जो है शक्त हो गया कंपनी के ऊपर। इससे पहले कोई नियंत्रण इतना कठोर नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले जितने भी भारत के हो, चाहे राजस्व संबंधित हो, चाहे नागरिक से संबंधित हो, चाहे सैन्य मामले हो, ये सारे के सारे ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो देखिए ऊपर कहाँ है, यहाँ क्या है, ब्रिटिश सरकार। और इस ब्रिटिश सरकार के नीचे कौन आ गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज कंपनी में होते हैं ना, तो कंपनी में तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे उस टाइम में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नीचे कौन हुआ करता था, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बात बताएगा सारी सैन्य मामले, नागरिक मामले और राजस्व मामले के। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सारे के सारे मामले कहाँ पहुंचाएगा, सारी जानकारी किसको देगा, ब्रिटिश सरकार को देगा। इस अधिनियम के द्वारा ये बातें निर्धारित कर दी गई। परंतु अब देखो, ये अधिनियम तो बना दिया गया, परंतु एक तो देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा भाई। गवर्नर जनरल की काउंसिल का क्षेत्राधिकार ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, ये नहीं बताया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 सदस्य और थे, मतलब 4 सदस्य और थे। तो अगर मान लो गवर्नर जनरल और इन 4 सदस्यों के बीच में कोई बात पर माथापच्ची हो जाए या आप कहोगे असहमति पैदा हो जाए, तो किसकी बात मानी जाएगी, ये इस अधिनियम ने बताया ही नहीं। ठीक है ना। चौथी बात, ये यहाँ पर देखिए, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है यहाँ तक जानकारी ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएंगे और यहाँ से गवर्नर जनरल इन तक जानकारी पहुंचाएगा। परंतु ब्रिटेन कितनी दूर है, आज के जैसे फोन थोड़े हैं, तो यहाँ पर इसको क्या हो गया, बहुत दूरी होने की वजह से पूरा यहाँ का अधिकार ज्यादा से ज्यादा बॉस बन के कौन रह गया, गवर्नर जनरल। तो ये सारी कुछ आप कहो कि इस अधिनियम में कमियां हुआ करती थी 1773 में। इन कमियों को ही ठीक करने के लिए 1781 ईस्वी में एक अमेंडिंग एक्ट लाया जाता है, यानी संशोधन अधिनियम लाया जाता है, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। क्योंकि इसके एक आप कहोगे सेटिंग बिठाना इसका काम होता है, बंदोबस्त करना इसका काम होता है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इस कानून में क्या लिखा गया भाई, गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया, है ना। दूसरा, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, ठीक है। उसी प्रकार कंपनी के जो भी सेवक हुआ करते थे, उनकी कार्य करने के दौरान जो भी गतिविधियां की गई, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मैंने बताया ऑलरेडी 1773 के एक्ट में ये वाली चीजों के बारे में स्पष्टता ही नहीं थी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार कितना होगा, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल पर इसका अधिकार होगा कि नहीं होगा। तो इस सेटलमेंट एक्ट ने कह दिया कि भाई देखो, सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल पर, जब तक कि वो ऐसे कार्य कर रहे हों जो उनके पद पर रहते हुए करना जरूरी है। जैसे आज अगर आज भी तो जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, ये सब इनको उन्मुक्तियां प्राप्त है ना, अपने पद पर रहते हुए अपने पद से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। बाकी नॉर्मल काम के लिए उन पर केस किया जा सकता है, समझना ना बात। तो उसी प्रकार से कह दिया गया, चाहे कंपनी के सेवक हों, चाहे वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल हो, वो जब तक अपने पद से संबंधित कोई अधिकार से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तब तक उनके ऊपर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। ठीक है साहब। दूसरा, कानून में राजस्व संबंधी जितने भी मामले हैं और राजस्व वसूली से जुड़े जितने भी मामले हैं, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। भाई राजस्व संबंधित जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय कहने लगा कि भाई मेरा ये वाला काम करो, ये वाला काम करो, तो गवर्नर जनरल ने कहा भाई आपका काम नहीं है, हम देख लेंगे, क्योंकि अभी न्यायालय नया नया बना है तो इनको आदत नहीं है इधर से ऑर्डर सुनने की, समझ रहे ना आप बात। हाँ, तो फिर इन्होंने निर्धारित कर दिया इस एक्ट ने कि भाई इन मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है साहब। इस कानून के द्वारा कोलकाता के जितने भी निवासी हुआ करते थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पहुंचा दिया। भाई जितने भी कलकत्ता के निवासी हैं, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वहाँ के ब्रिटेन के आदमी हो, वो सारे के सारे यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है कोलकाता का, उसमें उसके अंडर में आया करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कह दिया कि न्यायालय जो है वो हिंदुओं पर हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से और मुसलमानों पर मुसलमानों के कानूनों के हिसाब से जो है वो मामले चलाएगा, मामले तय करेगा। ठीक है ना। जब मैं पीछे आपको पढ़ा रहा था बाद में न्यायपालिका का विकास किस प्रकार से हुआ, तब भी मैंने आपको बताया था कि कानूनों का विकास करते वक्त यहाँ पर जो है वो मुल्ला और मौलवी बिठाए जाते, पंडित बिठाए जाते थे, उनकी सहायता से जो एक्ट बनाए जाते हैं, कोडिफिकेशन किया जाता है ना। कॉर्नवालिस के टाइम पे याद होगा आपको, याद करो थोड़ा सा, है ना। फिर इस अधिनियम ने यह भी व्यवस्था कर दी कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं उनकी अपील कहाँ, जैसे अभी मान लो जो हाई कोर्ट है उनकी अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट ने।
कोर्ट में। परंतु यहां पर कह दिया कि भाई इन जो प्रांतीय न्यायालय हैं, इन प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, बल्कि कहां होगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सामने होगी। बात समझ में आ गई आपको? यानी इस अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा जो है अधिकार नहीं दिए हैं, क्योंकि कोर्ट अभी नया नया बन रहा है और बाकी का गवर्नर वगैरह पहले से हैं, तो अधिकार उनको ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है। और इस कानून में यह भी कह दिया गया कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको प्रांतीय न्यायालयों और जो भी काउंसिल हुआ करती थी उनके लिए नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत उसको कर दिया गया। ठीक है ना भाई? जब अपील इसके अंडर में जा रही है तो उसके नियम वगैरह भी कौन बनाएगा? यही बनाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही बनाएगी। ये देख लिया हमने, चूंकि एक संशोधन अधिनियम ला दिया गया। अब 1773 के बाद में देखिए बीत जाते हैं लगभग 11 साल, 83 और 83 के बाद में एक 84। ये इतना होते होते भारत में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। कंपनी का क्षेत्र जो है वो भी भारत में बढ़ जाता है और वहां पर जो है लोग मांग उठाने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कंपनी को तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। कंपनी को अकेले जो है इतने बड़े भारत के क्षेत्र को जो है उसका अधिपति मानकर सिर्फ छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए 1784 ईस्वी में फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स तो इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्स जो व्यक्ति था इसको बनाने वाला, एक उसका नाम था पिट्स, है ना? पूरा नाम तो कुछ होगा पर पिट्स आप समझो, है ना? तो ये भी एक रेगुलेटिंग एक्ट हुआ करता था। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में। इस अधिनियम ने क्या कहा? भाई देखो, कंपनी का बहुत सारा काम हो गया, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर व्यापार काम तो कर ही रही है और अब कंपनी का क्षेत्र इतना बढ़ गया तो ये राजनीतिक कार्य भी करने लगी है ना? नहीं, आपने बताया था कि किस प्रकार से जो राजा महाराजा हैं उनके दरबार में एजेंट वगैरह जो रहने लगते हैं, फिर वो भी राजनीतिक कार्य करने लगते हैं और अब 1784 आते आते तो भारत में खूब ज़्यादा क्षेत्र जो है वो इनके अंडर में आ जाता है। तो कंपनी ने कहा भाई देखो, ये आप जो इधर खिचड़ी बना रहे हो ना काम की, वो खिचड़ी मत बनाओ। आप एक तरीके से तो आप जो बिजनेस कर रहे हो और एक तरीके से आप कह रहे हो कि भाई हम राजनीतिक कार्य भी कर रहे हैं, तो भाई ये खिचड़ी हमको नहीं चाहिए। राजनीतिक कार्य की रिपोर्ट हमें अलग चाहिए, है ना? राजनीतिक कार्यों की रिपोर्ट हमें अलग चाहिए और जो वाणिज्यिक कार्य हैं आपके, उनकी रिपोर्ट हमें अलग चाहिए। तो दोनों के काम अलग अलग कर दिए भाई, बिजनेस से रिलेटेड काम अलग हो, पॉलिटिकल काम आपका अलग हो, ये दोनों अलग काम कर दिए गए यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में कंपनी का जो निदेशक मंडल हुआ करता था उसके व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, यानी कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स हुआ करता था उसको जो बिजनेस से रिलेटेड काम है उनका अधीक्षण तो वो करेगा, परंतु अब ये राजनीतिक कार्य रह गए, इनका अधीक्षण कौन करेगा? तो बोले हम एक और संस्था बना देंगे, क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक अलग निकाय बना दिया, एक अलग बॉडी बना दी गई जो क्या काम देखेगी? राजनीतिक कार्य, है ना? और वाणिज्यिक कार्य तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही देख लेंगे। तो देखना भूलना मत, अगर ऐसा आ जाए कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था और आप ये बात भूल जाओ, परंतु आपको यह पता हो कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की दो संस्थाएं हुआ करती थी, आप समझ जाना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में होते ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए नॉर्मली जैसे कंपनी में आज होते हैं, परंतु यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चला करता था। और यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो आप कोर्ट और बोर्ड के चक्कर में ना पड़ के डायरेक्टर्स और कंट्रोल के चक्कर में पड़ना। तो डायरेक्टर्स कहाँ होते? कंपनी। तो बोलना भाई कंपनी का काम तो कंपनी संभालेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ही। ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल जो है वो कौन करेगा? तो वो राजनीतिक कार्य से संबंधित उसको दे दिया गया। ठीक है साहब। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था उसको ये शक्ति दे दी कि भारत में जितने भी नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम की रिपोर्ट अब कौन भेजेगा हम तक? ब्रिटिश सरकार तक। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजेगा। अब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ये सब्जी का शक्ति हुआ करती थी, है ना? ठीक है। और इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो ये कि भारत में कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बता दिया गया। तो 1773 के एक्ट में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र नहीं बताया गया था, परंतु इस पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ये कह दिया गया कि कंपनी का जो भारत में क्षेत्र है ना वो ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है, क्योंकि अब यहाँ पर राजनीतिक कार्य भी इसके शुरू हो गए हैं। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ठीक है ना? ये दो काम यहाँ पर कर दिए गए। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, माफ करना, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले हुआ ही करता था, ठीक है, परंतु अब यहाँ क्या कर दिया गया कि एक जो है, इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले ही था,
अब यहाँ पर कह दिया गया कि भाई एक और बॉडी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, माफ कीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक बॉडी भी यहाँ होगी। और अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बोर्ड जो है, इसका जिम्मेदारी होगी कि जितने भी नागरिक हों, जितने भी सैन्य मामले हों और जितने भी राजस्व से संबंधित मामले हों, ये आगे भेजेगी ब्रिटिश सरकार तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जो भी मामले हैं। अब कौन भेजेगा? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजेगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम रह गया? तो इसके जो भी वाणिज्यिक कार्य जो थे ना, वो ये देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या देखेगा? राजनीतिक कार्य देखेगा। इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको। और अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसको बॉस बना दिया गया किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। समझ आ गया आपको बात? अब इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का बॉस कौन हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, ये किसको भेजेगा अपनी रिपोर्ट? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कहाँ? इंग्लैंड में बैठेगा, और वो जो है जानकारी देगा ब्रिटिश सरकार को बाद में। और अब तो गवर्नर जनरल का क्या हुआ साहब? किसका? गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल देखिए यहां पर, अब इस गवर्नर जनरल के दो दो बॉस हो गए, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसके दो दो यहां पर बॉस हो गए, तो अब इसको फायदा ये हो गया कि अब इन दोनों बॉस को ये लड़ा सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जाके बोल देगा, आपको पता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला वो फलाना फलाना डिमका आदमी आपके बारे में क्या कह रहा था, ऐसा ऐसा कह रहा था, ये तो नहाते नहीं है 10 दिन तक, तो खाना, ये तो इनको कुछ अकल ही नहीं है, इनको इकोनॉमी नहीं आती, इनको कुछ पता ही नहीं है सैन्य उसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जाके कह देगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला पता आपको क्या कह रहा था, ऐसा ऐसा कह रहा था, फलाना डिमका लड़ा देता था। इसका फायदा किसको हो जाता था? गवर्नर जनरल। तो जो अधिकार इनके पास होने चाहिए वो किसके पास आ जाएगा? इसके पास। क्योंकि आपने वो बंदर और बिल्ली वाली लड़ने वाली कहानी तो सुनी ही होगी, वैसा ये हमने देख लिया। अब तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका 1784 के एक्ट की ये वाली बातें आपको याद यहां पर रख लेनी है। ठीक है साहब। अब आ जाते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम में। इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, उस लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो भी काउंसिल के निर्णय थे उसके ऊपर अधिभावी शक्ति दे दी गई। यानी कि मान लीजिए ये यहाँ पर गवर्नर बैठा है और इसके नीचे चार जो है इसके काउंसिल के और सदस्य बैठे हैं, इन दोनों में असहमति की बात होगी तो बात किसकी मानी जाएगी? तो इस अधिनियम ने कह दिया भाई जो गवर्नर जनरल है उसकी बात मानी जाएगी। और 1793 के वक्त जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन होता? भारत का, बंगाल का लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। ये 1784 से लेकर 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है साहब, है ना। और साथ ही साथ गवर्नर जनरलों और जितनी भी प्रेसिडेंसी है वहां के गवर्नर तक इनकी शक्ति को बढ़ा दिया गया कि भाई कॉर्नवालिस साहब आपकी शक्ति जो है, ये काउंसिल है इसके ऊपर तो है ही है, साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल हैं, आपकी जो जितने भी भारत में गवर्नर हैं और जो प्रेसिडेंसियों के, उनके ऊपर भी आपकी शक्ति है। ठीक है साहब, है ना। और गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की शक्ति, जो सरकार है उनके ऊपर और भी नियंत्रणकारी शक्ति दे दी। और ये नियंत्रणकारी शक्ति तो 1773 के एक्ट के माध्यम से दे दी थी, पर यहाँ पर और भी उनको शक्ति दे दी। और अगर एक क्या किया गया, जो कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था भारत के ऊपर व्यापार का, उसको 20 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। ये चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया, मतलब चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया किसके द्वारा? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये नवीनीकरण कर दिया गया। ये हमने देख लिया इसमें, ठीक है ना। 20-20 साल का ये चार्टर का नवीनीकरण होता है। इस वक्त तक देखिए ब्रिटेन में क्या होने लगा था, ब्रिटेन के समाज में और वहां की संसद में जो मुक्त व्यापार के समर्थक हुआ करते थे उनका दबदबा होने लगा था। तो मुक्त व्यापार वाले वहां पर रोने लगे थे अपना कि भाई मुक्त व्यापार मुक्त व्यापार मुक्त व्यापार। अब ये जो है सिर्फ इसका एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बाकी सब लोगों को एकाधिकार है, सब लोगों को व्यापार करने का अधिकार देना चाहिए। परंतु यहाँ पर इस वाली बात मानी नहीं जाती है। ठीक है साहब। यहाँ पर कमांडर इन चीफ हुआ करता था, यानी इस काउंसिल में एक कमांडर इन चीफ भी बैठा हुआ करता था। और इस कमांडर इन चीफ के पास शक्ति क्या होती थी? ये देखता था सेना को, ठीक है ना। जैसे आज आप देखो तो हमारी काउंसिल में जो अपनी कैबिनेट है, कैबिनेट में कौन बैठता है? डिफेंस मिनिस्टर। तो उस काल में जैसे डिफेंस मिनिस्टर है ना, तो वो सिविलियन नहीं हुआ करता था, डिफेंस मिनिस्टर मतलब सैन्य अधिकारी हुआ करता था। तो इस काउंसिल में वो बैठा करता था। तो यहाँ पर जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था, इस कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होना जो है उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले यह था कि ये जो कमांडर इन चीफ है, सेना का अधिकारी, वो इसमें शामिल होना चाहिए काउंसिल में, परंतु अब यहाँ कह दिया कि भाई नहीं, ये कमांडर इन चीफ जो है वो अलग से भी हो सकता है, बशर्ते कि उसको सीधा का सीधा कमांडर इन चीफ ही नियुक्त किया गया हो। ठीक है साहब। अब यहाँ पर एक और व्यवस्था कर देगी
कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके सदस्यों को और उनके कर्मचारियों को भुगतान जो है कहां से किया जाएगा, राजस्व का भुगतान किया जाएगा भारत के राजस्व से ही। समझ में आ रही है आपको बात। अब तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके जो भी व्यवस्था, इसके जो सदस्य और ये हुआ करते थे, इनको सैलरी कहाँ से मिलती थी, तो कहता भाई ब्रिटेन में ही ये रहते हैं तो ये ब्रिटेन इनको सैलरी देगा, परंतु नहीं, अब यहाँ कह दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, भाई काम तो ये भारत का कर रहा है तो इसको अब सैलरी कहाँ से मिलनी चाहिए, भारत के राजस्व से ही, भारत के राजस्व से ही इसको सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज अपने भारत में विदेश जो में अपने जो दूतावास होते हैं उनको सैलरी कौन देता है, भारत ही देता है ना। वैसे तो राजस्व में से, भारत के राजस्व से में से ही भुगतान किया जाएगा। तो देखना ये 92 और 93 इस प्रकार के जो अधिनियम होते हैं उनमें पैसे से संबंधित बहुत बातें आया करेगी। ऐसा एक अधिनियम 1892 में भी आएगा, उस अधिनियम में भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर भी देखना पैसे से संबंधित, बजट से संबंधित बात होगी। तो ये याद रखना, अगर कभी भूल भी जाओ तो 93 से संबंधित कोई बात होती है, इसका मतलब पैसे से संबंधित वहां पर बात होगी ही होगी, है ना। तो यहाँ पर यही बात मेन हुआ करती थी। बाकी तो देखिए ये अधिकार दे दिया गया, ये ज्यादा अधिकार दे दिया गया, ये तो सब सेम ही बातें हैं। 20 ये भी कोई नहीं पूछेगा कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि सब में बढ़ाया जा रहा था, है ना। कमांडर इन चीफ वाला आपको याद रख लेना कि कमांडर इन चीफ जो है अब उसको काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं था। और बोर्ड ऑफ, ये तो कभी मत भूलना, ये स्टार लगा लेना इनकी, ये पूछा जाएगा तो यही पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके जो सदस्य हुआ करते थे उनको सैलरी अब कहां से दी जाएगी, तो भारत के राजस्व में से ही उनको सैलरी दी जाएगी। ये वाली बात यहां पर कह दी जाती है। माफ कीजिएगा, हम आते हैं अपना वापस, कहां पर रहते हैं हम, हाँ। तो ये 1793 का देख लिया। अब 1793 के अधिनियम में 20 वर्षों का नवीनीकरण किया गया। तो 20 वर्ष कब होंगे भाई, 1793 से 3 और 3 से 13, तो 13 आते आते 1813 में नया चार्टर एक्ट लाया जाता है और फिर से 20 वर्षों के लिए जो है नवीनीकरण कर दिया जाता है। पहली बात तो ये याद आप रख लो। अब देखना 1793 वाला जब एक्ट आया तो मैंने बोला कि कुछ वहां पर रोना रो रहे थे ब्रिटेन में लोग। कौन रो रहे थे रोना, मुक्त व्यापार के समर्थक वहां पर रोना रो रहे थे, है ना। क्योंकि उपयोगितावादी सिद्धांत जो है वहां पर जॉन आप कहोगी मिल हैं और इस प्रकार के लोग जो हैं वहां पर, जो उपयोगितावादी सिद्धांत वाले लोग हैं वो वहां पर खूब ज्यादा आप कहोगी उनका दबदबा होने लगता है। तो अब तब तो 1793 में बात नहीं मानेगी, मगर 1813 आते आते, क्योंकि सदी चेंज होगी ना, देखना ये 19वीं सदी आ गई है, वो 18वीं सदी थी। 19वीं सदी आते आते उनका दबदबा इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर अब उनको मुक्त व्यापारियों की बात माननी पड़ जाती है सरकार को, और सरकार ने कंपनी का एकाधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। परंतु याद रखना दो चीजों का एकाधिकार अभी भी बनाए रखा गया। कौन सा, भारत के साथ जो चाय का व्यापार है और साथ ही साथ चीन का व्यापार है। याद कैसे रखोगे, चाय और चीनी का व्यापार जो है वो, उसका एकाधिकार बनाए रखा गया। चीनी मतलब चीन के साथ जो व्यापार है वो, चीनी मतलब शुगर वाला चीनी नहीं, चीन के साथ भारत का जो व्यापार होता था, कंपनी का व्यापार होता था वो, और साथ ही साथ भारत से जो चाय भेजी जाती थी, ये वाला व्यापार का एकाधिकार तो अभी भी कंपनी के पास ही था। यहाँ चाय चीनी, चाय चीन, ठीक है साहब। बाकी का एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया कंपनी का। अब वहाँ की कितनी भी कंपनियां और साथ साथ व्यक्तिगत लोग भी आके भारत में व्यापार कर सकते थे, ठीक है। और इस कानून में के द्वारा क्या कर दिया गया, ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता को यहाँ पर और ज्यादा मात्रा में स्थापित कर दिया। हाँ भाई, हर एक्ट ज्यादातर यही करेगा, तो ऐसा किसी भी एक्ट में आ जाए तो आप कहोगे कि हाँ किया था। और ये स्टेटमेंट यूपीएससी में ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी स्टेटमेंट पूछा गया, ठीक है ना। तो वहां के ब्रिटेन के राजा की या ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन के ताज की प्रभुसत्ता को भारत पर और ज्यादा स्थापित कर दिया 1813 के एक्ट ने। अब इस एक्ट के माध्यम से भारत में कह दिया गया, देखियो ये क्या है, ईसाई लोग, ईसाई मिशनरियां जो हुआ करती थी उनको ये अधिकार दे दिया कि आप भारत में जाओ और भारत में जाकर लोगों को प्रबुद्ध करो, ईसाइयत की रोशनी फैलाओ, है ना। क्योंकि ये लोग कहते थे कि भारत के लोग तो बर्बर हैं, इनको कोई अकल नहीं है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनके धर्मों में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो इन्होंने कहा जाओ और भारत में ईसाइयत की रोशनी फैलाओ और भारत के लोगों को नैतिकता सिखाओ, है ना। और वहां पर जो अंधविश्वास है उनको दूर करो, और चुपके से कहा कि अपने वाले अंधविश्वास जाके फैला दो, है ना। मतलब हमारे वाले अंधविश्वास गलत है, इनके वाले अंधविश्वास सही है, ठीक है। इस प्रकार से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी जाती है 1813 के एक्ट में। याद रखना इस प्रकार का स्टेटमेंट यूपीएससी में बन जाएगा कि 1813 के एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति प्रदान की थी।
तो बिल्कुल की थी, है ना। इसे घुमा फिरा कर कैसा भी स्टेटमेंट वो बना देगा। साथ ही साथ 1813 के एक्ट जो है, इसकी विशेषता जो है भारत में शिक्षा से संबंधित भी हुआ करती थी। यहां पर शिक्षा से संबंधित जो है बजट जो है रखा गया, और दुनिया में पहली बार, यहां तक कि ब्रिटेन में भी इस वक्त तक शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं हुआ करता था, मगर भारत के लिए बजट रखा गया 1 लाख रुपए। और फिर ये आगे कंटिन्यू रहता कि भारत में शिक्षा आप फैलाओ। और जब मैं आपको भारत में शिक्षा का विस्तार या शिक्षा का विकास जो है पढ़ा रहा था, तब भी मैंने इस एक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर क्या हो गया, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में जो बाशिंदे हुआ करते थे, है ना, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। ब्रिटिश इलाके में जो भी यहाँ के लोग रहा करते थे, उनके लिए पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है ना। परंतु यहाँ पर शिक्षा में ये नहीं कहा जाता कि भाई वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए या साहित्यिक शिक्षा दी जानी चाहिए, बस ये कहा दिया कि भाई शिक्षा दी जानी चाहिए, इतना आप याद रखो। तो शिक्षा वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। साथ ही साथ ये कह दिया कि भारत में जो स्थानीय सरकार है ना, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भारत में कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, वो गवर्नमेंट भारत में टैक्स लगा सकती है, और जो टैक्स नहीं देगा उसको पनिश भी किया जाएगा। ये वाली बात आप याद रखना। तो 1813 के एक्ट में कह दिया कि भाई टैक्स दो, फ्री पॉकेट में कुछ नहीं होना है ना, और जो नहीं देगा उसके लट्टे भी बजेंगे। ये 1813 का एक्ट। अब 1813 के एक्ट में 20 वर्षों का चार्टर किया गया था, तो 20 वर्ष कब होंगे, 1833 में होंगे 20 वर्ष। तो 1833 में 20 वर्ष हो गया। अब इस अधिनियम में सबसे पहले तो क्या किया गया भाई, और 20 वर्ष जो है उसका नवीनीकरण कर दिया गया। तो 20 वर्ष का मतलब 1853 तक जो है अब इसका चार्टर का नवीनीकरण कर दिया गया। साथ ही साथ अब याद रखना, बात समझना यहाँ पर, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण जो है उसकी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम जो है इस एक्ट को कहा जा सकता है। इस एक्ट के बाद में ही भारत में जो है केंद्रीयकरण की शुरुआत हो जाती है। अब देखना, 1773 के एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो इस एक्ट के माध्यम से, 1833 के एक्ट के माध्यम से, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने उसको लगा। और ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बेंटिक का कार्यकाल हुआ करता था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक, है ना। ठीक है साहब। और यहां पर जो मद्रास और बंबई के गवर्नर हुआ करते थे, उनको जो विधायिका संबंधी उनकी शक्ति हुआ करती थी, उस शक्ति से उनको वंचित कर दिया। तो जो 1773 के एक्ट ने केंद्रीयकरण की धीरे धीरे शुरुआत करी थी। केंद्रीयकरण कैसे भाई, बाकी के गवर्नर से शक्ति लेके एक गवर्नर को दे दी, तो ये केंद्रीयकरण तो हुआ। ऐसा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीयकरण की शुरुआत 1773 के एक्ट ने की, उसकी अंतिम परिणति 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से हुई। कैसे, समझाइए। तो यह आपको ऐसा ऐसा समझाना पड़ेगा कि देखना वहां पर इस प्रकार से केंद्रीयकरण हुआ। फिर जो सक्सेसिव जो एक्ट्स आए, उन्होंने और ज्यादा अधिकार उनको देते गए, है ना। कि देखना, सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं दिए, सारे अधिकार उनको ही दे दिए गए। ठीक है। अब यहां से जो विधायी संबंधी उनके पास बच्ची कुछ शक्तियां हुआ करती थी, उनसे भी उनको वंचित कर दिया। भाई बेटा, आपसे नहीं होगा, बंबई और मद्रास के गवर्नर हो, भारत का गवर्नर जनरल जो है वो देख लेगा। क्योंकि जब जब गवर्नर से गवर्नर जनरल बनेगा, या बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनना, ये तो प्रमोशन हुआ ना। प्रमोशन हुआ तो ज्यादा शक्तियां भी होगी, ज्यादा शक्तियां होगी तो इनकी शक्ति को चूस लेगा, है ना। और भारत का गवर्नर जनरल को अब पूरे ब्रिटिश भारत के अंदर विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। ऐसा का ऐसा सेम कब हुआ था, जब बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। तो सेम टू सेम घटना यहां पर हो रही है। और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए जितने भी कानून हैं, उन कानूनों को तो नियामक कानून कहा गया, यानी रेगुलेटिंग एक्ट। और अब इस एक्ट के माध्यम के और जो नए कानून बनाए जाएंगे, उनको क्या कहा जाने लगा, एक्ट कहा जाने लगा, है ना। ये हमने देख लिया। तो उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, अब देखो समझना, ऐसे ही आपको याद नहीं होगा। 1813 में क्या कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और सिर्फ किसका बता, चीन प्लस चाय का एकाधिकार अभी बचा है। चीन के व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बचा है। अब सबसे पहले समझो,
1833 के अधिनियम ने ये चीन और चाय का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया है। अब बताओ, ब्रिटेन मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई वाणिज्य कार्य ही नहीं रह गया, कोई बिजनेस का कार्य ही नहीं रह गया। तो अब आप बताओ, बिजनेस से संबंधित कोई गतिविधियां भी ये जारी रखेगी? बोले नहीं रखेगी। तो अब इस अधिनियम ने इसके जितने भी वाणिज्यिक कार्य थे उस व्यापारिक निकाय के रूप में सारे कार्य जो है उसको समाप्त कर दिए इस अधिनियम ने। अब कंपनी के विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य रह गए हैं। क्या कार्य रह गए अब कंपनी के? अब कंपनी से प्रशासन देखेगी। अब कंपनी का काम कोई नहीं है कि वो व्यापार करे, व्यापार कंपनी का छोड़ दिया गया भाई, बाकी लोग देखेंगे अब, ठीक है ना। और इस कंपनी के माध्यम इसके तहत, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकार में जितने भी क्षेत्र हुआ करते थे वो सारे के सारे ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। यानी अब ब्रिटेन की राजशाही है, यानी वहां का ताज जो है, उस ताज के अंडर में सारे ये सारे क्षेत्र आ गए और वहां के उत्तराधिकारी का विश्वास जीत कर ये कंपनी अपने अंडर में रख सकती थी। ठीक है साहब। और इस 1833 के अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन करना शुरू करने का प्रयास किया। भाई भारत में मैंने बताया कि भारतीयों को जो है यहाँ पर राजनीति में देखो कि प्रशासन में देखो, भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था। क्योंकि ये कौन क्या किया करते थे कि भाई जो भी सेना या जो प्रशासन में लिए जाएंगे वो ब्रिटेन के लोगों को लिए जाएगा। परंतु अब आते आते इनको लगा कि देखो वहां से लोग मंगाना वो महंगा भी पड़ता है, साथ साथ भारत के लोगों को हम थोड़ा सा प्रतिनिधित्व दे भी देंगे तो फालतू के जो इधर उधर उधर की बातें करते हैं, चुगली करते हैं, खाली दिमाग शैतान का काम करेंगे तो खाली दिमाग इनका रहेगा नहीं और आप कहोगे सस्ता भी हम लोगों को पड़ेगा। तो देखना 1833 के माध्यम से ही, एक्ट के माध्यम के बाद में ही मैकॉले जो है करेक्ट करते जाना है एक एक चीजें। मैकॉले तभी तो कहते हैं कि ऐसा लोगों को हमें भूरे जो है साहब बनाएंगे जो सोच में तो ब्रिटेन के होंगे मगर रंग और रूप में भारतीय होंगे, है ना। और उनको ब्रिटेन के जो भारत के निचले पद हैं उन पर नियुक्त भी किया जा सकेगा जो सस्ते भी पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहा गया इस एक्ट के माध्यम से भाई खुली प्रतियोगिता जो है होगी भारत में। परंतु फिर वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने विरोध किया कि भाई नहीं है, खुली प्रतियोगिता नहीं चाहिए ये सब। तो इस प्रावधान को डिलीट कर दिया गया। तो याद रखना, प्रयास किया गया था परंतु यहां पर खुली प्रतियोगिता लागू नहीं की गई थी, याद रखना। परंतु इस एक्ट के माध्यम से यह जरूर किया जाने लगा कि भारत के जो निचले पद हैं, निचले पदों पर भारतीयों को मनोनीत जरूर किया जाने लगा, है ना। यानी कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे उन लोगों को ये ब्रिटिशर्स के पास जाते थे कि माई बाप हमको नौकरी दे दीजिएगा, हमारे पास कोनो नौकरी नहीं है, तो नौकरी ये बेचारे दे दिया करते थे इनको। तो मनोनीत कर दिया जाता था निचले पदों पर, है ना, निचले पदों पर प्रशासन में। यहाँ पर ये वाली बात याद रखना, खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया परंतु सफल नहीं हो पाया, परंतु निचले पदों पर मनोनीत लोगों को किया जा सकता था इस अधिनियम के माध्यम से। अब 20 वर्षों का नवीनीकरण मतलब 1853 का एक्ट आ जाता है। परंतु याद रखना, इस बार ब्रिटेन में इतनी मांग उठने लगी थी कि नहीं, इस कंपनी को आप अबॉलिश करो और सीधा, माफ कीजिएगा, सीधा जो है भारत के प्रशासन को ले लेना चाहिए, यहाँ की संसद को और सरकार को अपने अंडर में। क्योंकि अब तक कंपनी जो है बहुत विस्तार कर चुकी थी, लगभग पूरे भारत पर अब तक अधिकार किया जा चुका था, बंगाल से लेकर यहाँ पर पंजाब तक, है ना। 1848 आते आते पंजाब पर भी अधिकार कर लिया जाता है ना, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में। तो अब आते आते जो है यहाँ पर लोगों को लगता है, और डलहौजी राज्य हड़प की नीति के माध्यम से 1848 से 1856 तक की तो डलहौजी का जो है शासनकाल होता, तो डलहौजी राज्य हड़प की नीति के माध्यम से खूब राज्यों को हड़प लेता है और कंपनी का खूब विस्तार कर देता है। तो वहां के लोगों को एक डर सताने लगता है, ब्रिटेन की संसद में आवाज उठने लगती है कि नहीं भाई, इतने बड़े क्षेत्र को तो किसी कंपनी के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए। परंतु अभी भी ताज ये सोचता है कि नहीं भाई, कर रहे हैं तो ये करने दो, अभी हम कोई इतनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो परंतु ये वाली बात कह दी गई, आगे 20 वर्षों का नवीनीकरण नहीं किया गया, नवीनीकरण नहीं किया गया। यह कह दिया गया भाई जो वहां का सम्राट है और सम्राट के जो उत्तराधिकारी है उनका विश्वास जीतकर कंपनी अपना शासन आगे जारी रख सकती है। मतलब एक चीज खुली यहां पर छोड़ दी गई कि भाई जब भी वहां के ताज का मन करेगा, सम्राट का मन करेगा, वो आपको अपने अधिकारों से वंचित कर सकेगा, है ना। एक चीज तो छोड़ी जाती थी, जैसे भगवान भी वरदान देते थे तो एक चीज तो छोड़ देते थे भाई, नर वो भगवान रावण को जब भगवान ने दिया था, भगवान रावण तो नहीं था, मतलब भगवान ने रावण को जब
जब दिया था आशीर्वाद कि भाई कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा, है ना, देवता किन्नर दानव कोई नहीं मार पाएगा, परंतु वहां पर भी एक नर और वानर जो है वो छोड़ दिया जाता ना, है ना। तो यहाँ पर भी एक चीज छोड़ दी गई, भाई अब जो है आपका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, आप विश्वास के पात्र रहे तो आपका आगे काम चलेगा, ठीक है। और ये अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। कैसे है? तो यहां पर पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। आप समझना, 1813 एक्ट के माध्यम से एकाधिकार समाप्त, ठीक है साहब। 1833 के यहां पर क्या था, चाय प्लस चीनी का था अभी भी। 1833 के माध्यम से इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्य बच गया। पर 20 सालों में लोगों को यह लगा ब्रिटेन में भी कि नहीं यार, प्रशासनिक कार्य जो है वो कंपनी सारे संभाल नहीं रही है, थोड़ा सा इनमें भी बाइफर्केशन होना चाहिए। यानी एक तो ऐसा काम होना चाहिए कि कोई कानून बनाए, और एक ऐसा भी काम होना चाहिए कि कोई कानून लागू करे। जैसे अपना यहाँ संसद कानून बनाती है, लागू कौन करता है? सरकार। तो ऐसा एक कानून होना चाहिए, ऐसा चीज होनी चाहिए कि कोई तो विधायी कार्य करे, कानून बनाए, और एक काम ऐसा हो कि जो है प्रशासनिक कार्य देखें, है ना। तो ऐसा कर दिया गया कि भाई इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का दो काम कर दिए गए। एक विधायी, आप विधान का निर्माण करोगे, एक हो गया प्रशासनिक कार्य, जैसे आज अपना प्रशासन संभालता है वैसा एक प्रशासनिक कार्य बांट दिया गया 1853 के एक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ भाई काम बढ़ गया तो परिषद में सदस्य भी बढ़ा दिए गए, 6 और नए पार्षद उसमें जोड़ दिए गए, जिन्हें क्या कहा गया? विधान पार्षद उन्हें कहा गया। और दूसरे शब्दों में अगर कहें हम तो गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहां पर देखिए कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। दो चीजें यहां पर बना दी जाती है, तो विधान परिषद बना दी गई, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। और ये केंद्रीय विधान परिषद कैसे काम करती? तो ये जैसे ब्रिटेन की संसद में काम होता ना, वैसा ही काम ये किया करती थी, वैसे ही इसको जो है तौर तरीके प्रक्रियाएं अपनाई जानी थी इसमें, है ना। तो इस प्रकार विधायकों को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया कि भाई, है ना, कानून बनाना भी सरकार का कोई अलग से काम है, ये इस बार जाना गया। और विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत भी होती है विधान बनाने के लिए, जो संसद में अपनाई जाती है, ऐसा पहली बार भारत में किया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखना, 1833 के माध्यम से जो खुली प्रतियोगिता की कोशिश की गई थी, वो खुली प्रतियोगिता की शुरुआत अब 1853 के एक्ट के माध्यम से की जाती है ना। और इस अधिनियम के द्वारा विशिष्ट सिविल सेवा जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी जाती है। यानी वहां पर देखना, कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड, है ना, दो प्रकार की होती है। जैसे आज हमारे होते हैं, एक तो आईएएस होती है और एक होती है पीसीएस। तो अब यहाँ पर एक कहा जाने लगा कि जो आईएएस वाली जो है, यहाँ पर भी भारतीय लोग शामिल हो सकते हैं। यानी कि आप कहो कि अब तक जो निचले पदों पर ही शामिल हो सकते थे, वो ऊंचे पदों पर भी शामिल हो सकते हैं भारत के लोग। ये पूरी तरीके से खोल दिया गया। और भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति भी नियुक्त यहाँ पर की जाती है 1854 में, है ना। और इस कंपनी के शासन को और इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड की राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रहने का अधिकार दिया। लेकिन पहले की तरह से 20 वर्ष का अधिनियम जो है वो आगे नवीनीकरण इसका नहीं किया गया। और पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया। पर याद रखना, चुनाव जो है उसके माध्यम से नहीं, किसके माध्यम से? मनोनयन के माध्यम से किया गया था। पहली बार ही विधान परिषद भारत में बना है 1853 के अधिनियम के माध्यम से। और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ही ये कह दिया गया, भाई भारत के लोगों को भी हम यहाँ पर प्रतिनिधित्व देंगे, जो विधान परिषद हुआ करती थी उसके अंदर। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें 6 नए सदस्य जोड़े जाने थे ना, उनमें से कहा गया भाई जो 4 सदस्य हैं उनको भारत में से ही जोड़े जाएंगे। उनमें से एक तो बंगाल में, एक मद्रास में, एक बंबई में और एक आगरा में। यहाँ जो चुनाव लिखा ना, कि चुनाव का मतलब आप चुनाव नहीं, यहाँ पर मनोनयन समझना, है ना, कि चुनाव शब्द का वहां पर जिक्र ही नहीं था, है ना। यहाँ की जो प्रांतीय सरकारें हुआ करती थी, स्थानीय, वो सरकारें जो है चुन के भेजेगी इन लोगों को, है ना। और वो भी किनको चुनेगी? जो ब्रिटिश सरकार चाहेगी उनको। तो मनोनयन यहाँ पर हुआ करता था, चुनाव जो है यहाँ पर नहीं हुआ करता था। ये एग्जैक्ट वर्ड याद रखना आप, ठीक है ना। पहली बार ही भारत का प्रतिनिधित्व, हाँ, प्रतिनिधित्व जो है, स्थानीय प्रतिनिधित्व पहली बार शुरू यहाँ पर कर दिया गया। अब देखो 1853 के बाद में क्या क्या कांड होते हैं आपको पता ही है। 1857 की क्रांति,
और क्रांति के माध्यम से यहाँ भारत में उथल पुथल मच जाती है। तो ब्रिटिश का वहाँ की सरकार होती कहती है कंपनी को कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। और कंपनी के ऊपर इस बार कोई 20 साल का कंपल्शन, सरकार के ऊपर 20 साल का कंपल्शन कंपल्शन कल बाकी जगह अनिवार्यता भी नहीं थी। जीभ नहीं लपेटा ले रही है, ठीक है ना। तो अब कंपनी सरकार के ऊपर कोई अनिवार्यता भी नहीं थी, इसलिए सरकार ने बड़ी ही आसानी से 1858 के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और ये समाप्त कर दिया, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। देखना 1873 के एक्ट के माध्यम से धीरे 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 कंपनी से अधिकार छीनते जा रहे थे और ब्रिटिश सरकार को जाते जा रहे थे। तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन बना जा सकता है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम अपने आप में कुछ नया ना होकर पिछले अधिनियमों की ही एक अंतिम परिणति हुआ करती थी। तो बिल्कुल आप साबित करोगे कि कैसे 1773 के अधिनियम के माध्यम से ही धीरे धीरे भारत में सरकार का जो अधिकार बनता जाता है और कंपनी के अधिकार धीरे धीरे छीनते जाते हैं, है ना। सिर्फ वाणिज्य कार्य रह जाते हैं, फिर प्रशासनिक कार्य रह जाते हैं, फिर पता लगता है कि राजनीतिक कार्य रह गए, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझाना पड़ेगा। और 1858 का जो कानून है ये इसका महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि 1857 विद्रोह के बाद में इसे लाया गया था, है ना। और ये कहा गया है कि भाई लोगों को भारत के प्रशासन से शिकायत थी, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, नया अधिनियम ला रहे हैं ना, ये भारत में दही दूध की नदियां बहाएगा। यानी कि भारत के प्रशासन को अच्छा करने वाला और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने वाला है। यानी कि आपकी जैसे दुश्मनी है उसको ही समाप्त कर दो, यानी सांप नहीं सांप की मां को ही हम मार रहे हैं, ठीक है। और जो गवर्नर और उनके क्षेत्र और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियां हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, सारी की सारी वहां के ताज को समर्पित कर दी जाती है, यानी वहां के राजा को दे दी जाती है। और इस अधिनियम ने क्या करा, सीधा का सीधा शासन जो है वो वहां की महारानी को दे दिया। महारानी कौन हुआ करती थी, विक्टोरिया। तो शासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी भूली बिसरी यादें रह गई, इतिहास बनकर रह जाती है। और अब शासन किसके अंदर में आ जाता है, सीधा सीधा वहां के साम्राज्ञी, वहां की रानी के अंदर में आ जाता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई, तो जब पुरानी सरकार ही समाप्त होगी, तो पुरानी सरकार का नाम हम आगे क्यों लेके चले, इसका नाम, इसलिए उसका नाम जो है गवर्नर जनरल बदलकर रख दिया गया वॉयस रॉय, कि भैया आप गवर्नर जनरल जो है वो वायस राय कहलाएगा, याद रखते जाना। और ऐसा पहला वायस राय कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग। जैसे 2014 में सरकार बनी और नई, और जब नई सरकार बनी है तो पुराने सरकार के प्लानिंग कमीशन को ही हम क्यों रखें। तो क्या ला दिया नया सरकार ने, नीति आयोग लेके आ गई। वैसे इन्होंने कहा भाई नहीं, गवर्नर जनरल का नाम नहीं चाहिए, पुराना नाम की याद दिलाता है, हमको नया चाहिए। तो अब यहाँ के गवर्नर जनरल साहब कहलाएंगे वॉयस रॉय, और अब ये भाई साहब यहाँ पर दही दूध की नदियां बहाएंगे, ठीक है। और तो बाकी के काम भी नहीं रखेंगे। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है बोले ये भी नहीं चाहिए, पुरानी भूली बिसरी यादें नहीं चाहिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोले ये भी नहीं चाहिए। तो भाई इनका काम कौन करेगा, काम कौन करेगा, नया पद बनाएंगे। नया पद कौन सा बना देंगे, तो एक बना देंगे हमने राज्य सचिव। क्या बना देंगे, राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना देंगे, ठीक है साहब। बोले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा कौन, तो भाई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रिटेन की कैबिनेट में बैठेगा, ब्रिटिश की कैबिनेट में बैठेगा। और ये जो सेक्रेटरी होगा इसको सारे के सारे नियंत्रण के अधिकार होंगे, भारत से संबंधित सारे अधिकार किसको होंगे, ब्रिटिश कैबिनेट को। यानी वॉइस राय किसको भेजेगा चीजें अपनी, ब्रिटिश कैबिनेट को। और ब्रिटिश कैबिनेट में एक बैठेगा भारत सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पर बैठेगा। देखना अपने यहाँ मंत्री कहा जाता है ना, वहां पर मंत्री के जैसे लोगों को सेक्रेटरी कहा जाता है ना। कभी भी याद रखना, जैसे यूएस और यूके वगैरह में मंत्री नहीं कहते वहां के लोगों को, सेक्रेटरी कहते हैं। जैसे वहां के फॉरेन सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकटन भारत में आए हैं, ऐसा होगा कभी वहां के मिनिस्टर आए हैं, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं बात।
इसी प्रकार से वहां पर अब भारत सचिव और भारत सचिव की सहायता के लिए एक पूरी की पूरी काउंसिल भी वहां पर बना दी जाती है। 15 सदस्य काउंसिल बना दी जाती है और उसमें 15 सदस्य में तो 7 सदस्य तो वही होते हैं जो अब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल में होते थे। अब तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे 7 सदस्य तो वही होते हैं इनमें, बाकी 8 सदस्यों को छोड़ देते है ना। और उसकी ये जो भारत सचिव की जो परिषद हुआ करती थी वो एक सलाहकार परिषद हुआ करती थी। ठीक है साहब। और इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन कर दिया गया जो एक निगमित निकाय थी। निगमित निकाय का मतलब कॉरपोरेटेड, कॉरपोरेशन जिसका होता है, यानी कि आपको कि रजिस्टर्ड आप कहते हो। जैसा आज एक कंपनी होती है भारत में तो वो कंपनी एक निगमित निकाय होती है ना। तो जब निगमित निकाय या निगमित बॉडी हो गई उसकी, इसका मतलब वो एक व्यक्ति के जैसा बिहेव अब करेगी। लीगल पर्सन, तो लीगल पर्सन पे तो केस कर भी सकते हैं और लीगल पर्सन भी केस कर सकता है, तो बिल्कुल। तो इस जो भारत की परिषद हुआ करती थी, इस परिषद में को माफ कीजिए परिषद पर भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था और ये भी मुकदमा कर सकती थी, ये बात भी ठीक है। और क्या हुआ, तो 1858 के उद्देश्य का जो कानून है इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना, जिसके माध्यम से क्या होगा, इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण किया जा सके। और भारत में जो प्रणाली प्रचलित थी उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन इसने नहीं किया, सिर्फ नाम परिवर्तन कर दिए, जैसे आज की सरकारें करती है, शहरों के नाम बदल देती है, शहर बदलने के बजाय सिर्फ नाम परिवर्तित कर देती है। अब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया तो क्या दही दूध की नदियां बहने लगी हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया तो वहां के दही दूध की नदियां बहने लगी। मजा तो तब आता कि नया शहर बसाते और उसका नाम इलाहाबाद रखते या कुछ और रामपुर, कृष्णपुर, जो भी आपको रखना था वो रखते, या उस शहर में कुछ सुधार करते। तो सेम काम अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों वाली नीति अपना रही है सरकार, ताकि लोगों को भूली बिसरी यादें ना रहें, सब नया नया लगना चाहिए, यानी हो ना हो परंतु जो है एक हवा ऐसे क्रिएट किया जाना चाहिए कि सब कुछ सही चल रहा है ना। ब्रिटेन के लोग भी देखे यहाँ पर यही तो कह रहे हैं, नहीं भाई ये खराब चीज थी, इसको हमने निकाल दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब बढ़िया आ गया, दही दूध की नदियां बहेंगी। ठीक है साहब। अब आता है 1861 का अधिनियम, और 1857 की महान क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने महसूस कर लिया कि भारत के सरकार चलाने में, भारत का शासन चलाने में भारतीयों का सहयोग लेना ही पड़ेगा भाई, नहीं लिया तो फिर से क्रांति कर देंगे। और क्रांति के नाम से ही सपनों में डर जाया करते थे ये लोग, तो उठ जाते थे। ठीक है। और इस प्रकार से आगे ब्रिटिश सरकार लेके आती है ब्रिटिश संसद 61 का, 1892 और 1909 के अधिनियम पारित करती है, ताकि भारतीयों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसलिए 1861 का अधिनियम जो है वो भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम था। सेम टू सेम ऐसे स्टेटमेंट था कि यूपीएससी ने लगभग 2017 की मेंस में जो है क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आपको साबित करना पड़ेगा किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कैसा था, तो यहाँ पर भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात आ जाती है कानून बनाने की प्रक्रिया में। इस प्रकार से वॉयसराय जो है वो कुछ भारतीयों को, जो उसकी विस्तारित परिषद हुआ करती थी, उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, देखो सरकारी सदस्य मतलब जो सरकार की ओर से हैं, परंतु यहाँ पर गैर सरकारी यानी जो सरकार की ओर से नहीं है, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करने की बात हुई। यहाँ पर देखना, चुनाव अभी भी नहीं है, चुनाव होगा भाई साहब कब, जाके 1919 के अधिनियम में, तो चुनाव इससे पहले सोचना भी मत। नामांकित वॉइसरॉय कर देगा परिषद में कुछ लोगों को, अपने जैसे लोगों को कर देगा। तो 1862 में जो है कैनिंग साहब, 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक कैनिंग जो है, कैनिंग का शासन यहाँ पर रहता है। तो कैनिंग साहब कह देते हैं कि भाई बनारस के राजा साहब आ जाओ, पटियाला के महाराजा साहब आप भी आ जाओ, सर दिनकर राव आप भी आ जाओ, और इन लोगों को विधान परिषद में मनोनीत कर लिया जाता है। तो इन लोगों के नाम आपको याद रख जाए तो ठीक है, नहीं तो आप समझना कि भाई 1862 में 1861 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी, उस विधायी परिषद में देखना कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद दो हैं। यानी आप समझो विधायी मतलब कानून बनाने वाली, ये कानून लागू करने वाली, मतलब सरकार तो मेन तो ये है ना, कानून बनाना तो कुछ भी करते रहो, यानी मेन शक्ति किसके पास होती है, सरकार के पास ना। पार्लियामेंट के पास क्या है, कहने को कानून बनाने की शक्ति है, मगर उसमें तो आपने जो कार्यपालिका है का ही तो बहुमत होता है उसमें, है ना। तो मेन शक्तियां यहाँ पर नहीं दी जा रही है, कार्यकारी परिषद वाली, विधायी परिषद वाली दी जा रही है, याद रखना।
कार्यकारी परिषद में नहीं है, विधायी परिषद में नामांकित किया जा रहा है, ताकि लोगों को लगे कि भाई कुछ भारतीय तो हैं, वो भी अपने जो से मिलते जुलते लोग हैं, उन सोच से मिलते जुलते वाले लोगों को किया गया। अब मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियां थी, उनको वापस से अपनी विधायी शक्तियां दे दी। तो देखो किस प्रकार से ये संवैधानिक इतिहास में एक अच्छा कदम होता है, क्योंकि अब तक जो अधिनियम के माध्यम से 1853 के अधिनियम तक में जो है वो सारी शक्तियां जो है वो छीन लिया जाता है और केंद्रीकरण कर दिया जाता है। अब 61 के अधिनियम के माध्यम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है ना। कैसे? तो यहाँ पर जो मद्रास और प्रेसिडेंसी के बंबई जो थे, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी के गवर्नर, उनको विधायी शक्तियां दे दी। अब आप जो है खुद अपने कानून बनाओ। और इस प्रकार से इस अधिनियम ने 1773 के अधिनियम ने जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू की थी और जो 1853 के चार्टर ने चरम पर पहुंचा दिया था, उसको वापस करना शुरू ये करता है। और धीरे धीरे ये शुरुआत आगे तक जो है वापस जो कहो कि प्रांतों को शक्तियां देने की जो परंपरा है वो आगे चलते चलते 1937 के तक जो है आता ऐसा होता है कि 1937 में तो पूर्ण उत्तरदायी सरकारें घोषित कर दी जाती है राज्यों में, है ना। जैसे आज की सरकार के जैसे सेम सरकारें जो है उस टाइम में 1937 आते आते बन जाती है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो है यूपीएससी ने भी एक बार पूछ लिया था मेंस में। बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में भी 1862, 66 और 57 में आते आते विधान परिषद बना दी गई। देखना, कार्यकारी परिषद ने विधान परिषद, यहाँ भी भाई अपना अपना काम कानून आप बनाते रहो, ठीक है। और वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां दे दी। और लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में प्रारंभ की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको भी मान्यता दे दी। तो यूपीएससी पूछ लेगी कि पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता कौन से अधिनियम के माध्यम से दी गई? तो कौन से? 1861 के माध्यम से। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ये कौन सी चिड़िया का नाम है? देखो, आज कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन जो है होम मिनिस्टर होगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर होगा, ये कौन निर्धारित करता है? पीएम निर्धारित करते हैं। उस जमाने में कौन होते हैं? वायसरॉय। तो ये जो अलग अलग लोगों को जो काम बांटा जा रहा है ना, इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड में भी पोर्टफोलियो होता है, वो भी अलग अलग जगह पर कहाँ का शेयर और डिबेंचर्स में इशू करेंगे, उस हिसाब से वो पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग जो है मामलों से संबंधित अब मिनिस्टर्स को यहाँ पर काम करना शुरू किया जाने लगा। तो पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी 1861 के अधिनियम के माध्यम से, ठीक है साहब। और इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बना दिया गया। यानी देखना, विभागों का प्रभारी बना दिया गया, मतलब हो गया कि एक व्यक्ति, जैसे आज है ना कोई मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर भी उसके पास है, एचआरडी मिनिस्टर भी उसके पास में, तो ऐसा कर दिया गया भाई, कोई एक सदस्य है उसको हम जो चाहे तो एक या एक से अधिक जो है वो भी सरकारी विभागों का प्रभारी उसको बनाया जा सकता था। और काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी हुआ करता था उस आदमी को अपने विभाग में, ठीक है साहब। फिर भाई काउंसिल जो मान लो कि आपातकाल का कोई मामला आ जाए तो आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के माध्यम से अध्यादेश हम जारी कर सकते हैं। भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो काउंसिल के सदस्यों के बीच में अगर मान लो मनमुटाव आ जाए कि नहीं मैं तुम्हारी बात मानूंगा ही नहीं, और आपातकाल का टाइम है और हमें बनाना है एक्ट, तो ऐसे में एक्ट कैसे बनेगा? तो बोला कोई नहीं, आप जो है ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हो, ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हो। और उसकी अवधि कितनी होगी? तो भाई 6 मंथ्स होगी, 6 माह। देखो आज भी आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में यहाँ पर राष्ट्रपति और यहाँ पर गवर्नर, राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। और इसकी भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने तक ही होती है, और ये भी इमरजेंसी के लिए ही है। तो इमरजेंसी के लिए कौन से अधिनियम के माध्यम से अध्यादेश की व्यवस्था की गई थी? तो कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1861 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी, ठीक है साहब। अब 1892 का अधिनियम आ जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। भाई 1861 के अधिनियम ने क्या किया? 3 सदस्य और बढ़ा दिए, यानी 7 सदस्य जो आगे बढ़े थे उनमें से 3 सदस्य भारतीय रख दिए, गैर सरकारी रख दिए, भारतीय यानी गैर सरकारी रख दिए। और इन्होंने अब कहा भाई विधान परिषदों में केंद्रीय हो या प्रांतीय हो, उनमें थोड़ा सा और गैर सरकारी सदस्यों की हम संख्या बढ़ाएंगे, परंतु सरकारी सदस्यों का बहुमत यहाँ पर रहेगा, यानी सरकार के लोग ज्यादा अभी भी रहेंगे। और परिषद का जो कार्य है विधान परिषद यानी आज की संसद के जैसे, उसके कार्य में थोड़ी सी वृद्धि भी कर दी गई।
उनको कहा भाई आप बजट पर बहस कर सकते हो, आप वहां पर अपना रोना रो सकते हो, और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत कर दिया। यानी देखो, कार्यपालिका कौन कौन होगी? कार्यपालिका कार्यकारी जो परिषद है, वो आपको आकर यहाँ पर अगर प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हो, या आप प्रश्न जो है इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हो। साथ ही साथ बजट पर आप बहस कर सकते हो। देखो, बजट पर आप सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ बहस कर सकते हो, और प्रश्नों का सिर्फ आप उत्तर दे सकते हो। ये इस अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। बजट पर बहस करने का, प्रश्न रखने का, पूछने का या संकल्प रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। कटौती वटौती करवाने का कोई अधिकार नहीं, सिर्फ बहस कर सकते हो। तो भाई साहब आपने गलत किया, ये देखो ये हो, पर ये नहीं पूछ सकते क्यों किया, क्योंकि प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान भी था। भाई केंद्रीय विधान परिषद में, साथ ही साथ बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, उसमें भी गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जा सकता था। इसके अलावा जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं और गवर्नर, जो प्रांतीय विधान परिषद हैं उनमें गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय में व्यापार संघ जो हुआ करते थे, जमींदार और जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, उनकी सिफारिश के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का भी शक्ति दे दी गई। भाई भाई केंद्रीय विधान परिषद में तो हम शामिल कर देंगे गैर सरकारी लोगों को, प्रांतीय परिषदों में भी शामिल कर लेंगे। कौन कर लेंगे? तो गवर्नर कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो भाई वहाँ की नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला परिषद, ये जिसको भी कहे भाई इसको नियुक्त कर दो, तो अच्छा लगे तो उसको नियुक्त आप कर देना। और इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया। पर ये चुनाव शब्द से आप जो है आपको हो तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पर चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये आपको याद रखना है। चुनाव शब्द सीधा आता है 1919 के अधिनियम में। उसके बाद में 1909 का अधिनियम आ जाता है। देखो 1909 के पहले देखो 1905 ईस्वी में, 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन, और उसके बाद में खूब सारी क्रांतिकारी गतिविधियां। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग बन जाती है, और इन सब के दबाव के फलस्वरूप 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मिंटो जो थे हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर वायसराय हुआ करते थे, और मार्ले जो हुआ करते थे, मार्ले हुआ करते थे भारत सचिव। तो अब जो है आगे के नाम में देखना, भारत सचिव और जो गवर्नर जो वायसराय है, इनका नाम जरूर साथ में आया करेगा। तो मार्ले मिंटो सुधार भी से कहा जाता है ना। ये भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे लॉर्ड मार्ले, और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय हुआ करते थे। अब इस अधिनियम को आप काफी गौर से पढ़ना। इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद हुआ करते थे, उनके आकार में खूब ज्यादा वृद्धि कर दी। देखो 61 के माध्यम अधिनियम के बाद से धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो केंद्रीय परिषद में पहले 16 लोग हुआ करते थे, उसको बढ़ाकर कर दिया 60। कहाँ 16 और कहाँ 60, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है साहब। प्रांतीय विधान परिषदों में भी जो है यहाँ पर संख्या बढ़ा दी जाती है, परंतु यहाँ पर देखो प्रांतीय विधान परिषदों में कोई निर्धारित नहीं थे कि भाई कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, वास्तविकता में कितने कितने लोग हैं, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में संख्या उनकी अलग अलग हुआ करती थी। समझ रहे बात आप? और केंद्रीय परिषद में कितने कर दिए गए? तो केंद्रीय परिषद में यहाँ पर कर दिए जाते हैं, केंद्रीय परिषद में यहाँ पर कर दिया जाता है 16 से बढ़ाकर 60 जो है कर दिया जाता है। ठीक है साहब। हाँ जी, कहाँ पढ़ रहे थे हम? यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है। और इसने केंद्रीय परिषद में बहुमत को हालांकि देखिए बनाए रखा। समझ रहे हैं बात? केंद्रीय परिषद जो है उसमें भले भले ही संख्या जो है 60 कर दी गई, परंतु अभी भी बहुमत किसका होगा? सरकार का ही बहुमत होगा, सरकारी सदस्यों का ही बहुमत होगा। परंतु यहाँ पर एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? माफ करना, एक मिनट, आपको याद रखना है। परंतु प्रांतीय जो विधान परिषद हुआ करते थे उनमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमति की अनुमति दे दी थी। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ करना एक बार।
सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेक्चर मुझे लग रहा है लंबा हो गया है। फिर से शुरू करते हैं। हाँ जी, 1909 का अधिनियम हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, थोड़ा सा बस बेयर विद मी, थोड़ा सा इतना तो आप सहन कर ही सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रांतीय जो परिषदें थी उनमें गैर सरकारी बहुमत को अनुमति दे दी गई। तो यूपीएससी पूछ लेगी कि कौन से अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी अधिनियम को गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दे दी गई थी। 1909, 1919, 1861 तो नहीं, 1909 के माध्यम से दे दी गई थी। मगर केंद्र में अभी भी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही हुआ करता था। और यहाँ पर देखना, 1892 वाले में क्या कर दिया गया था, बजट पर बहस करने का अधिकार था, है ना, उस अधिकार को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार भी दे दिया गया था। अब प्रश्न भी पूछ सकते थे अनुपूरक और बजट पर संकल्प भी रख सकते थे, ये अधिकार और थोड़ा सा दे दिया जाता है आगे। और इस अधिनियम ने पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया। देखो, विधान परिषद में तो देखिए, माफ कीजिएगा, तो हम देख रहे थे कि जो विधान परिषद हुआ करते थे, किसके, प्रांतीय विधान परिषदों, उनमें सरकारी गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दे दी गई थी, परंतु केंद्रीय परिषद में अभी भी नहीं हुआ करती थी। अगला, यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए और बजट पर संकल्प रखने के भी अधिकार यहाँ पर दे दिए गए थे। और यहाँ पर पहली बार जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी उसमें यहाँ पर भारतीय किसी सदस्य को आप कहो कि प्रतिनिधित्व दिया गया था। देखो, एक विधान परिषद होती है, एक कार्यकारी परिषद। तो देखो, विधान परिषद में तो 1861 के अधिनियम के माध्यम से 1862 में दे दिया गया, परंतु कार्यकारी परिषद में यानी सरकार में, वास्तविक सरकार चलाने वाले में नहीं था, वो 1909 के अधिनियम के माध्यम से ही दिया गया। और ऐसे पहले कोई व्यक्ति जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुए हों, केंद्रीय कार्यकारी परिषद में, तो वो पहले भारतीय व्यक्ति हुआ करते थे लॉर्ड एसपी सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्न नहीं है, प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी एसपी सिन्हा साहब जो थे, वो हुआ करते थे पहले वायसराय की कार्यकारी कार्यपालिका परिषद में। और देखना, एसपी सिन्हा जो वहां के लॉर्ड, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करते थे, उसके भी सदस्य हुआ करते थे। अगला, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी आप मत भूलना। कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया या शुरुआत करी या नींव डाली पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर? तो 1909 का अधिनियम, इसने मुस्लिमों के तुष्टिकरण के लिए पहली बार पृथक निर्वाचक के रूप में मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब मुस्लिमों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देके करेंगे, समझे ना आप? जैसे आज ऐसा है कि मान लीजिए कोई किसी की टिकट पर मुस्लिम खड़ा है, तो उसको वोट क्या देंगे? सब देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसको देंगे। कोई हिंदू खड़ा है तो सारे लोग उसको वोट देंगे। तो धर्म से कोई मतलब नहीं है। पहले क्या, अब इस अधिनियम ने क्या किया कि मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ वोट कौन देगा? मुस्लिम। ये मुस्लिम लीग ने इसलिए कहा कि भाई अगर हिंदुओं के साथ हम साथ में वोट देंगे तो हम तो कम है, तो हमें तो नुकसान होगा, तो सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को चुने, ऐसा आप काम करो। तो वही मिंटो साहब ही कह देते हैं हाँ भाई कोई नहीं। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हुआ करते थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद 1919 का अधिनियम आता है जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसरॉय हुआ करते थे। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने घोषित कर दिया कि उसका उद्देश्य जो है, यानी ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि 1914 से लेकर 1919 में क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की सहायता लेने के बदले में इन्होंने क्या कहा था? भाई हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो यही घोषणा ये करते हैं यहाँ पर कि भाई डोमिनियन स्टेटस की तो नहीं, पर ये करते हैं कि भाई हम जो है अब धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार हम बनाएंगे। इस कानून को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। और 1919 के बाद में इसको लागू किया जाता है 1921
से इस अधिनियम को लागू कर दिया जाता है। और मैंने बताया इसी अधिनियम के माध्यम से 1923 में काउंसिल्स का चुनाव होता है, फिर 1926 में होता है ना, जिसमें स्वराज पार्टी 42 सीट जीतती है, यहाँ पर 40 सीटें जीतती है। ठीक है, इस अधिनियम की याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बना दी गई। जैसे आज अपने है ना केंद्र सूची, राज्य सूची, माफ कीजिएगा, दो सूचियां हैं, केंद्र और राज्य सूची। अभी हमारे यहाँ समवर्ती भी है, परंतु अभी तक समवर्ती सूची यहाँ पर नहीं आई थी। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य सूची बना दी गई, यानी केंद्र को कुछ विषय अलग दे दिए गए, राज्यों को कुछ विषय अलग दे दिए गए। तो ये द्वैध शासन, या आप कहो कि ये अलग अलग सूचियों वाला काम कब शुरू हुआ था, तो इसी 1919 के अधिनियम के माध्यम से शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का ये अपना कानून अब बना रख सकता था, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अभी भी ज्यादा अधिकार हुआ करते थे, जैसे अभी भी है। दूसरी बात, प्रांतीय क्षेत्रों में देखो केंद्र सरकार जो है उसका तो एकात्मक बना रहा, परंतु प्रांतों में क्या हुआ, प्रांतों में दो तरीके के विषय बना दिए गए। भाई राज्य सूची और केंद्र सूची तो ऑलरेडी बैठ गई, परंतु अब प्रांतों में यानी राज्यों में भी दो तरीके के विषय, एक हो गया हस्तांतरित और एक हो गया आरक्षित। अब ये क्या भला है, देखो हस्तांतरित विषय मतलब ऐसे गौण महत्व के विषय, गौण मतलब कम महत्व वाले विषय, वो दे दिए गए प्रांतों के जो वहां के मिनिस्टर्स होते थे उनको, यानी प्रांतों का गवर्नर जो है इन हस्तांतरित विषय से संबंधित निर्णय जो है वो वहां के मंत्रियों की सलाह के आधार पर लेगा। जैसे आज जो है गवर्नर निर्णय कैसे लेते हैं, मंत्रियों की सलाह के आधार पर। तो इन हस्तांतरित विषयों पर वाले जो महत्व के विषय होते, जो विषय होते थे गौण महत्व वाले, उन हस्तांतरित विषयों पर तो निर्णय लेंगे वहां के गवर्नर, जो प्रांतों के गवर्नर है, वहां की जो जो मिनिस्टर्स की काउंसिल हुआ करती थी उसके माध्यम से। और आरक्षित विषयों पर जो है निर्णय लेगा गवर्नर, है ना, सीधा का सीधा एक गवर्नर ही जो है आरक्षित विषयों पर निर्णय लेगा, किसी की कोई सलाह ये नहीं मानेगा। और इसी को कहा जाता है द्वैध शासन। तो यूपीएससी पूछ लेगी कि कौन से अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत करी, तो 1919 के अधिनियम ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, और देखो अब इसमें यूपीएससी ने तो 2022 से 23 में ये भी पूछा जाता कि कौन कौन से विषय हैं, तो देखना गौण महत्व वाले इसमें होंगे। जैसे मान लो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले, यानी स्थानीय सरकार जो है, ये गौण महत्व का है, ये किसको दे देगा, पुलिस। सोचो आप किसको, किसके पास होगी, भाई राज्य के पास होगी पुलिस, महत्वपूर्ण विषय है। राजस्व वसूलना गौण महत्व है कि महत्व का है कि महत्वपूर्ण है, बोले महत्वपूर्ण है, तो कौन रखेगा, राज्य रखेगा। तो ये आरक्षित में। तो आपको सारे याद नहीं करने, दिमाग लगाना है कि कौन सा ज्यादा महत्व का है, कौन सा कम महत्व का है। जो ज्यादा महत्व का है वो आरक्षित, जो कम महत्व का है वो हस्तांतरित। और अब दूसरी बात, ये तो होगी प्रांतों की बात, द्वैध शासन। केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में अब दो सदन बन गए यहाँ पर। एक, जैसे पहले एक विधान परिषद हुआ करती थी ना, अब उसके स्थान पर दो हो गए, द्विसदनीय विधायिका। जैसे आज होगी लोकसभा है ना अपनी, एक राज्यसभा। तो यानी उस टाइम पे नाम राज्यसभा नहीं हुआ करता था या लोकसभा नहीं हुआ करता था, परंतु सदन ऐसे बन गए थे। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला करते थे, इसको जो है वो धारासभा या विधान परिषद इसको कहा जाने लगा था, इस प्रकार से, है ना। और दोनों सदनों के जो बहुसंख्यक सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाने लगा। देखो 1909 के अधिनियम ने प्रांतों में जो है गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को मान्यता दे दी प्रांतों में। और उसके अगले अधिनियम ने 1919 वाले ने केंद्र में भी जो है बहुसंख्यक सदस्य जो है वो गैर सरकारी हो सकते थे या प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जा सकते थे, ये कर दिया। और यहाँ पर वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से जो कमांडर इन चीफ है उसको छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है, यानी कि 6 सदस्य हैं काउंसिल में, उन 6 में से 3 जो है वो भारतीय होंगे, परंतु कमांडर इन चीफ जो है वो भारत के नहीं होंगे, यानी सेना जो है वो भारतीयों के हाथों में अभी भी नहीं दी जा सकती थी, वो अंग्रेजी रखेंगे। बाकी 6 में से 3 है वो भारतीय होंगे। और इस अधिनियम ने क्या किया, देखो 1909 के अधिनियम ने मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचक मंडल दिया था, इस अधिनियम ने वो बढ़ा दिया और वो पृथक निर्वाचक मंडल जो है वो सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी दे दिया और सिद्धांत का विस्तार कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ मताधिकार का अधिकार भी उन्होंने लोगों को प्रदान किया इस अधिनियम ने। परंतु देखो उस टाइम पे संपत्ति और टैक्स और कौन कितना पढ़ा लिखा है इस आधार पर जो है वो चुनाव देने का मत देने का अधिकार था, तो उसके आधार पर मत देने का अधिकार लोगों को थोड़ा बहुत दिया गया, भाई किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन कितना टैक्स चुकाता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसके आधार पर। अगला,
इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन कर दिया। जैसे आज लंदन में अपना उच्चायुक्त है ना, वैसा ही हाई कमिश्नर का गठन कर दिया। और जो भारत सचिव अब तक काम कर रहा था, वो सारे के सारे काम किसको दे दिए? हाई कमिश्नर को दे दिए। तो ये यहाँ पर बदलाव हो जाता है। और इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया था, है ना, ली आयोग। यह बाद में शाही आयोग जो है वो भी गठन किया जाता है। और यहाँ पर देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है इसकी सिफारिशों के आधार पर 1926 में, ताकि भारतीय लोगों को लोग जो है वो सिविल सेवा में भर्ती हो सके। और यहाँ पर केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया। तो यूपीएससी पूछ लेगी कौन से अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। तो कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1919 के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। और यहाँ पर विधानसभाओं को खुद अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया था कि आप बनाओ, क्योंकि अब राज्यों में तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार का ही गठन कर दिया जाने लगा है। मतलब पूर्ण उत्तरदायी सरकार तो अब तक नहीं है, पर मतलब हस्ताक्षरित और आरक्षित जो है विषय बांट दिए गए, तो अब वो भाई बजट भी आप खुद ही बनाओ। और इसके तहत एक वैधानिक आयोग के गठन की बात थी, जो 10 वर्ष बाद में गठित होता है, यानी 1929 में गठित होना था, परंतु ये 1927 में ही हो जाता है, साइमन कमीशन। पिछले लेक्चर में इसके बारे में हमने जान लिया। तो 1927 में फिर साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। और क्या क्या इसमें होता है पिछले अधिनियम में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हाँ, क्यों इसकी जो है वो आप कहो कि वो की जाती है, इसका विरोध क्यों किया जाता है, सारा मैंने आपको बता दिया है। कोई भी भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं होता है और 2 साल पहले गठित हो जाता है। और इसी के बाद में जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाते हैं। गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर श्वेत पत्र तैयार किया जाता है। और फिर वहाँ पर एक संयुक्त प्रवर समिति जो है संसद में गठित कर दी जाती है। और इसी संयुक्त प्रवर समिति के माध्यम सिफारिशों के आधार पर भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है। सांप्रदायिक अवार्ड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो दलित हुआ करते थे उनको पृथक निर्वाचन आयोग मंडली को दिया जाता है कि जेल में गांधी जी अनशन करते हैं आमरण, और अम्बेडकर साहब मान जाते हैं, पूना पैक्ट हो जाता है। ये देख लिया ऑलरेडी, है ना। गाड़ी थोड़ी सी तेज चलेगी क्योंकि पड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, तीनों गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद एक श्वेत पत्र के बाद में संयुक्त प्रवर समिति संसद में, और उसी सिफारिश के आधार पर 1935 का अधिनियम लाया जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा ये है। बहुत सारे अधिनियम वो आप कहो कि प्रावधान इसी से लिए गए। यहाँ पर इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया है भाई पूर्ण उत्तरदायी सरकार जो है उसका गठन किया जाएगा। और एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज जो है ये 1935 का अधिनियम होता है। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, आज कितनी अनुसूचियां होगी? तो 12 इस काल में हुआ करती थी, है ना। ये अधिनियम कहता है कि भाई एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, और उस अखिल भारतीय संघ में जो राज्य हैं वो तो ब्रिटिश भारत के राज्य हैं ही हैं, साथ ही साथ जो रियासतें हैं वो रियासतें भी इसमें होंगी, तब जाके ये अधिनियम जो है अस्तित्व में आएगा। साथ ही साथ जो 1919 के अधिनियम से 2 सूचियां हुआ करती थी, उन सूची को भैया 3 बांट दिया गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। 3 सूचियों में यहाँ पर बांट दिया जाता है। अवशिष्ट शक्तियां किसको दी जाती है? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा ऑलरेडी। तो अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? अभी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। और यहाँ किसके पास थी? वॉयस रॉय के पास अवशिष्ट शक्तियां दे दी गई। हालांकि देखिए ये अधिनियम, ये जो संघ है, ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाता, क्योंकि जो रजवाड़े हैं वो इसके लिए राजी ही नहीं होते। क्योंकि जो बड़े रजवाड़े हैं वो तो कहते हैं, वो तो अपनी स्वायत्तता छोड़ना नहीं चाहते थे। फाइनेंशियल जो भी उनके पास ऑटोनॉमी सब हुआ करती थी। कौन राजा जो है वो छोड़ के अपना राज्य छोड़ के संसद बना देगा और लोकतंत्र राज बना देगा, लागू कर देगा? नहीं करेगा ना। छोटे वाले राज्य कहते थे भाई हमारा प्रतिनिधित्व भी इसमें ठीक ठाक से नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो ये कभी अस्तित्व में नहीं आता है। साथ साथ कांग्रेस भी ये वाली बात नहीं मानती, मुस्लिम लीग भी नहीं मानती। क्यों? क्योंकि लगभग 30 से 40% सीटें हैं वो तो रजवाड़े पे इन पे बैठे होते हैं, है ना। और मुस्लिम लीग के लिए कुछ सीटें ऑलरेडी आरक्षित कर दी गई है मुस्लिमों के लिए, साथ ही साथ फिर अलग अलग लोगों के लिए इसमें लागू कर दी गई है, आरक्षित कर दी गई है दलितों के लिए। तो ऐसा तो कांग्रेस को कभी बहुमत ही नहीं मिलेगा इसमें, है ना। तो इस आधार पर कांग्रेस भी इसमें राजी नहीं होती है ना। यहाँ पर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार जो है वो लागू
उसकी स्थापना कर दी जाती है, यानी गवर्नर जो है वो राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसे आज उत्तरदायी होते हैं, और वहाँ के मंत्रियों की सलाह पर ही काम करेंगे। और इसके माध्यम से 1937 में जो है ये शुरू की जाती है व्यवस्था। 1937 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में जीतती भी है, परंतु 1939 में फिर इसे समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिना कांग्रेस को पूछे या बिना भारत के लोगों से सलाह मशवरा किए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को झोंक दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है सब के सब जो है इस्तीफा दे देते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर लागू कर दी जाती है, जैसे 1919 में प्रांतों में थी, वैसे यहाँ पर अब द्वैध शासन प्रणाली लागू कर देगी केंद्र में, है ना, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। फिर पूछ लेगी केंद्र में कब किया गया, तो 1919 में नहीं, 1935 में किया गया था। ये वाली बात आपको याद रख लेना, परंतु ये प्रावधान कभी भी आपको हो कि उसमें आता ही नहीं है फोर्स में। उसके बाद 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान व्यवस्था लागू कर दी गई, जैसे बंगाल में, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, आसाम में द्विसदनीय विधायिका हुआ करती थी, जहाँ पर एक विधान परिषद और विधानसभा हुआ करती थी। आपको ये बताना है कमेंट्स में कि आज जो है वो कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका हैं। मेरे हिसाब से 6 राज्य अभी भी हैं, उनके नाम आपको कमेंट्स में लिखने हैं। और यहाँ पर देखो, दलित जातियां, महिलाएं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी। निर्वाचक मंडल आपको हो, है ना, निर्वाचक मंडल अलग से इनके लिए स्थापित कर दिया गया था। दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्गों के लिए, है ना, आप कहोगे आरक्षण भी इनको दे दिया जाता है इस अधिनियम के माध्यम से। मैं गलत करके आ गया था एक बार कि महिलाओं को 1935 के अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल या आरक्षण दे दिया गया था, मैं गलत कर रहा था, जबकि ये सही था। उसके बाद में 1858 के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें जो भारत परिषद बनाई गई थी उसको समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को एक सलाहकारों की टीम वहां पर मिल जाती है। यहाँ पर मताधिकार का भी विस्तार कर दिया जाता है, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार दे दिया जाता है। वहीं भाई संपत्ति, शिक्षा के आधार पर कितना टैक्स चुकाता है उसके आधार पर। साथ ही साथ बात ये उठी कि भारत में कोई एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर भारत में बहुत सारे बैंक अस्तित्व में आ चुके थे, तो उन बैंकों पर नियंत्रण के लिए कोई एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई आरबीआई हम बनाएंगे, पर याद रखना ये आरबीआई अब तक हुआ करता था प्राइवेट अब तक हुआ करता था। फिर 1948 या 49 में जो है इसकी जो है शेयर होल्डिंग ट्रांसफर की जाती है गवर्नमेंट को, तब जाके ये गवर्नमेंट बनता है, नहीं तो पहले प्राइवेट होता है। अब इसके पहले जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो होते हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि कहाँ के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति होते हैं। और पहले भारत के कोई हुआ करते थे, तो वो थे सीडी देशमुख। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है आजकल, तो याद रखना, पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख, पहले आरबीआई के गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, है ना। उसके बाद में एक संघीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है। देखो 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। साथ ही साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाता है। और ये कहा जाता है कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकते हैं, जैसा आज बना सकते हैं वैसा। और यहाँ पर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की भी बात करी जाती है कि 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से कर दी जाती है। ठीक है, ये हमने इतना देख लिया। तो अब देखो यहाँ पर हमने 1700 माफ कीजिएगा, इस पूरे सीरीज में हमने 1773 से लेकर 1935 के अधिनियम तक सारे अधिनियम देख लिए हैं। एक एक को आपको याद रखना है। यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में, है ना, भूलना आपको बिल्कुल नहीं है। लेक्चर देखिए, पहले ही बहुत बड़ा हो गया है, आप 2 बार में करके देख लीजिए, कोई देख लीजिएगा, कोई नहीं, है ना, क्योंकि एग्जाम पास में आने वाला है, तो जल्दी जल्दी हमें चीज़ों को निपटाना है। वैसे जल्दी मैंने करी है, पर जल्दबाजी नहीं करी है, याद रखना। एक एक प्रावधान मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और बस आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, बहुत चाहिए, तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के माध्यम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बिना किसी विलंब के मिल जाए। और आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।